कई खबरों की बात करेंगे। हम रामगढ़ उपचुनाव के खबरों को प्रमुखता के साथ दिखाएंगे। हम बात रिम्स में पारा मेडिकल स्टाफ के जो पढ़ाई कर रहे छात्र हैं उनके आंदोलन की भी करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होंगी। इन सब के बीच में सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई है बजट सत्र को लेकर, उसकी बात भी होगी। लेकिन सबसे पहले बात रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई। तो रामगढ़ उपचुनाव में यूपीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। रामगढ़ के रण में सीएम हेमंत सोरेन ने रोड शो किया। सीएम के रोड शो में उमड़ी भीड़ से कांग्रेस भी गदगद नजर आई है। राजेश ठाकुर और आलमगीर आलम ने कहा कि यह भीड़ उपचुनाव का नतीजा बता रही है। रिपोर्ट देखिए इस पर। रामगढ़ के रण में यूपीए का शक्ति प्रदर्शन। रामगढ़ में सीएम हेमंत सोरेन का रोड शो। रामगढ़ के रण में यूपीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार में उतरे सीएम हेमंत सोरेन ने रामगढ़ में रोड शो किया। सीएम के इस रोड शो में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम का रोड शो छावनी फुटबॉल मैदान से शुरू हुआ, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सुभाष चौक पहुंचा। सुभाष चौक पर सीएम ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद रोड शो गांधी चौक, चट्टी बाजार से होते हुए सिद्धो कान्हो मैदान तक गया। मेरे पीछे ये जो आप हुजूम देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का रोड शो, यानी मुख्यमंत्री खुद रोड शो पर उतर आए हैं। तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने हाथों से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और उनके साथ साथ जो कांग्रेस के विधायक हैं अनूप सिंह, वो इस भीड़ को लीड कर रहे हैं। तमाम कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं वो मौजूद हैं। सीएम के रोड शो में भीड़ उमड़ पड़ी। कांग्रेस और जेएमएम के कई विधायक और पूर्व विधायक मौजूद रहे। वहीं यूपीए के सैकड़ों कार्यकर्ता रोड शो का हिस्सा भी बने। सीएम के रोड शो में न सिर्फ गाड़ियों का काफिला मौजूद रहा, बल्कि रोड के दोनों तरफ हजारों लोग मौजूद रहे। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गाड़ी में खड़े होकर लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए। सीएम के रोड शो में उमड़ी भीड़ से राजेश ठाकुर गदगद थे। राजेश ठाकुर ने कहा कि रोड शो में उमड़ी भीड़ ने रामगढ़ उपचुनाव का नतीजा बता दिया है कि बजरंग महतो यहाँ का विधायक होगा और ममता देवी को न्याय जो नहीं मिल सका था वो रामगढ़ की जनता ने न्याय देने का मूड बना लिया है। हम समझते हैं कि आने वाला समय रामगढ़ के लिए सुखद होगा। रामगढ़ के लोगों में एक जो भय है कि कहीं 3 साल पुराना वाला आतंक नहीं आ जाए, तो निश्चित रूप से रामगढ़ की जनता ने तय कर लिया है। और आप देख रहे हैं भीड़ किस तरह से धक्का दे करके जा रही है। आने वाला समय रामगढ़ का है। जनता चीख चीख कर आवाज दे रही है कि हम ममता देवी को न्याय देंगे और न्याय का माध्यम 27 तारीख को उनकी स्वर जो है उनको हाथ चिन्ह में वोट देकर हम जिताएंगे। यही ये जो जनसलाब जो है यही कर रहा है कि हम ममता देवी को न्याय देंगे, न्याय देंगे, यही आवाज। शनिवार को रामगढ़ में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 27 तारीख को वोट डाले जाएंगे, जबकि 2 मार्च को रामगढ़ के रन का रिजल्ट आएगा। यानी चुनाव प्रचार के थमने में 24 घंटे से भी कम समय बच गए। ऐसे में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रामगढ़ से राकेश कुमार की रिपोर्ट। रामगढ़ उपचुनाव के प्रचार में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अपने अपने तरीके से सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने में जुटी है। चुनाव प्रचार के दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो अल्पसंख्यक वोटरों के बीच पहुंचे और विकास के नाम पर उनका समर्थन मांगा। वहीं झापा के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने वकीलों से समर्थन की अपील की। दलों ने झोंकी ताकत। अल्पसंख्यक वोटरों पर सुदेश महतो की नजर। सुदेश ने कहा, मैं जितना राम का उतना ही रहीम का। लंबोदर ने कहा, रोजा और पूजा दोनों में केला का महत्व। रामगढ़ उपचुनाव में प्रचार का शोर थमने में कुछ घंटे बाकी है। ऐसे में वोटरों को रिझाने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आजसू को इस बार अल्पसंख्यक वोटरों का भी साथ मिलने की उम्मीद है। यही वजह है कि अब की बार 1.5 लाख पार के नारे के साथ सुदेश महतो अल्पसंख्यक वोटरों के बीच पहुंचे और विकास के नाम पर उनसे समर्थन मांग रहे हैं। सुदेश महतो ने कहा है कि मैं जितना राम का हूँ उतना ही रहीम का भी हूँ। ये पूरा गांव क्या चाहता है? हर वोटर घर से निकला है, कोई उम्मीद लेकर निकला है, वोट देने जाता है, उम्मीद लेकर जाता है, ये सोचता है कि हमको न मिलने वाला था इस बार जरूर इस वोट में मिलेगा, हमको घर न मिला इस वोट से जरूर मिलेगा, हमारा घर का चूल्हा नहीं जला इस वोट से जरूर मेरा चूल्हा जलेगा। ऐसे भरोसा करके
अल्पसंख्यक समुदाय को संबोधित करते हुए आजसू विधायक लंबोदर महतो ने कहा है कि आजसू सिर्फ विकास की राजनीति करती है, जाति धर्म पर भेदभाव नहीं करती। लंबोदर महतो ने कहा है कि रोजा और पूजा दोनों में केला का महत्व होता है। आज सरकार ऐसी बात नहीं होती, ऐसी पार्टी के आने की नीति से बात ऐसा है कि हमें कभी भी कोई जाति धर्म संप्रदाय पर ऐसी पार्टी या संप्रदाय को भी विश्वास नहीं करते हैं, सुधीर जी विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग काम में विश्वास करते हैं, विकास में विश्वास करते हैं और विकास करना ही हम लोगों का लक्ष्य है। आजसू अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाने में जुटी है। वहीं झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अजित कुमार को अधिवक्ताओं से उम्मीद है। चुनाव प्रचार के क्रम में अजित कुमार रामगढ़ जिला बार एसोसिएशन में भी पहुंचे और झापा प्रत्याशी संतोष कुमार महतो के लिए समर्थन मांगा। अजित कुमार ने वकीलों से कहा कि वे उनके सुख दुख समझते हैं, ऐसे में वकीलों के लिए उनकी पार्टी से बेहतर कोई और नहीं कर सकता। न्यूज़ 11 भारत के लिए रामगढ़ से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और करते हमारे सहयोगी राजेश का और उनसे जानते हैं अब एक दिन महज शेष रह गया है, यानी कि 25 तारीख का दिन। 25 तारीख को दिन भर जितना भी मेहनत करना हो, जितना पसीना बहाना वो आखिरी होगा, क्योंकि शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। तो आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी ताकत झोंकी, क्या लग रहा है, मतलब माहौल किस ओर जाता नजर आया राजेश? क्योंकि आप भी लगातार काफी करीब से रामगढ़ में चुनाव प्रचार को कवर कर रहे, क्या नजर आ रहा था? क्योंकि भीड़ तो बहुत जबरदस्त दिख रही थी सीएम के रोड शो में। मंत्री है, भीड़ तो होगी ही, और सरकार है, सरकार का तंत्र है और सत्ता पक्ष के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर भीड़ होना स्वाभाविक है। और आप देखें कि जो अलायंस है तो उसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के लोग हैं। ये तमाम लोग, इनके नेता और कार्यकर्ता, चूंकि एक स्थान पर उपचुनाव हो रहा है तो सभी लोगों का ये प्रयास रहता है कि वो अपनी उपस्थिति वहां जरूर दर्ज कराएं। और खासतौर पर मुख्यमंत्री का जब कार्यक्रम होता है तो लोग, आम लोग तो ऐसे ही टर्नअप होते हैं, वहां पर उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए आते हैं। और चुनावी माहौल है तो सब कुछ सुनना चाहते हैं कि सरकार ने क्या किया और सरकार आगे क्या करेगी, चूंकि उनकी सत्ता है। इसलिए भी अब कहीं भी बहुत स्वाभाविक है इतनी भीड़ होना। और जहां तक बात है कि अब कल शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार हो पाएगा, जो वर्तमान में चल रहा है वो अपने सवाब पर है और सभी लोग उसमें अपनी ताकत झोंके हुए हैं। तो मुख्यमंत्री की कई सभाएं पिछले 3 दिनों से हो रही है। आप तो ऐसे में देखें कि एक यह सीट तो एक प्रतिष्ठा की सीट है। आप ये जाने कि सत्ता पक्ष के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा की सीट है और मुकाबला बड़ा रोचक है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है, साफ तौर पर दिख रहा हो कि हवा किस तरफ बह रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए ताकत लगाना सबके लिए जरूरी है। भाजपा के नेता भी वहाँ पर कई दिनों से कैंप करके वहाँ रोज आ जा भी रहे हैं और प्रचार कर रहे। जो भी प्रदेश स्तर के प्रमुख नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अन्नपूर्णा देवी ने चुनाव प्रचार किया, अर्जुन मुंडा ने चुनाव प्रचार किया, दीपक प्रकाश ने चुनाव प्रचार किया, आज भी वो वहाँ गए थे। उधर झारखंड पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं अजित कुमार, वो भी वहाँ लगातार जा रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। मुकाबला बहुत रोचक है और वहाँ के जो लोग हैं, चूंकि मैं वहाँ गया हूँ, इसके मुताबिक तो साफ है यहाँ पर कि पहले जब मुकाबला था तो वो यूपीए बनाम आजसू का था, लेकिन इस बार यूपीए बनाम एनडीए हो रहा है। तो जो चीजें हैं वो अब कैसे दिखाई दे रही हैं? क्योंकि ताकत एनडीए ने भी पूरी लगाई है और ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि उम्मीदवार भले ही वो आजसू का है, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने पूरे दमखम के साथ में पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत जो कि बिल्कुल उसी तरीके जैसे जेएमएम ने कांग्रेस के खिलाफ फील्डिंग की। आपने सही कहा, 2019 में जब सब लोग अलग थलग थे और खासतौर पर एनडीए की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर आजसू अलग चुनाव लड़ रही थी, तो बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसे में एक जो स्ट्रेंथ आपको अभी दिख रहा है, ऐसा स्ट्रेंथ तो किसी भी चुनाव में नहीं दिखता है। चूंकि यह एक उपचुनाव है तो आप देखें कि पूरे प्रदेश से लोग वहाँ जा जाकर अपनी मौजूदगी जता रहे हैं, चुनाव प्रबंधन में भागीदारी निभा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर संपर्क अभियान में लगे हुए हैं। तो ये
बहुत ही सहज है कि चूंकि यहाँ पर बीजेपी और आजसू का अलायंस है, एनडीए वहाँ चुनाव लड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग वहाँ पर कैंप किए हुए, और मुकाबला जिस प्रकार से आपने कहा कि यूपीए बनाम एनडीए है, तो ये है, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ और हर बार यह कहता हूँ कि यहाँ मुकाबला बहुत जोरदार तरीके से है। और मुझे जो लगता है कि हार जीत का फासला जो है बहुत कम होगा। वैसे आज भी हमारी दीपक प्रकाश से बातचीत हुई तो उन्होंने दावा किया कि एकदम माहौल एनडीए के पक्ष में, एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में है। और उधर यूपीए के लोग तो लगातार दावा कर ही रहे हैं कि कुछ नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। यहाँ पर सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस जो है, चूंकि सरकार में वो साझीदार है, उसके प्रत्याशी बजरंग महतो जीतेंगे। सभी तरफ से प्रयास हो रहे, कांग्रेस के लगभग 1 दर्जन नेता वहां पर लगे हुए हैं, विधायक लगे हुए हैं, सभी लोग वहां पर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और लोगों में एक बात तो जरूर, दोनों पक्ष के लोगों में ये एक बात तो जरूर देखने को मिल रही कि सभी लोग पूरी संवेदनशीलता और ईमानदारी से इस चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, ताकि वे अपने अपने प्रत्याशी के लिए अधिक से अधिक वोट ले सके, हासिल कर सके। या तो 27 तारीख को देखने को मिलेगा कि क्या वहां पर सीन होता है, दृश्य बनता है, लोग किसे आशीर्वाद देते हैं। वैसे वोट तो गोपनीयता, वोट की गोपनीयता रहती है, कोई बताता नहीं है कि हमने किसे दिया, लेकिन माहौल वहां पर बिल्कुल एक ऐसा है कि बहुत रोमांचक ये मुकाबला ये रोमांच पैदा किया झारखंड पार्टी ने भी यहाँ आकर, क्योंकि जाहिर सी बात हम लगातार इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि देखिए एनडीए यूपी के बीच में सीधा मुकाबला, ये तो स्पष्ट है, लेकिन अब एक तरफा नहीं है। भले ही आप सरकार में है, मशीनरी आपके साथ, लेकिन झारखंड पार्टी जिस तरीके से आई है वो किसका वोट काटेगी ये फिलहाल जो है वो कहा नहीं आ सकते, क्योंकि झारखंड पार्टी ने जिस उम्मीदवार को उतारा राजेश, जाहिर सी बात है वो नौजवान है। साथ ही झारखंड पार्टी के पास सबसे प्रमुख मुद्दा है परिवारवाद, क्योंकि दोनों ही जो समूह है एनडीए और यूपीए, दोनों ने कहीं ना कहीं परिवारवाद के मुताबिक अपने उम्मीदवार का चयन किया, लेकिन झारखंड पार्टी से विमुक्त है पूरी तरीके से। तो ये झारखंड पार्टी का यहाँ पर होना, यहाँ पर इसकी मौजूदगी क्या लोगों के बीच में, उनके दिमाग में असर डाल रही है, या फिर जैसे पारंपरिक तौर पर जो लोग वोट डालते हैं कि बस चुनाव जब आया, चुनाव से एक दिन पहले मोबिलाइज हो जाते हैं लोग और तय कर लेते हैं कि किसे वोट देना, या फिर एक विकल्प के तौर पर झारखंड पार्टी को वाकई जनता ले रही है, कैसा लग रहा है? नहीं, उपस्थिति तो थोड़ी मजबूत दिख रही है झारखंड पार्टी की, और चूंकि वहां पर एक जनाधार का मामला होता है। देखिए, चुनाव में एक बड़ा जनाधार होना चाहिए, किसी भी प्रत्याशी का अपना जनाधार अगर होता है तो वो बड़ा सहायक साबित होता है। और अगर संतोष कुमार महतो का जनाधार है, वो अगर अच्छी संख्या में वोट ला सकते हैं तो जरूर वो अच्छा कंटेस्ट देंगे। अब किसको वो फायदा पहुंचाएंगे ये अलग बात है। जीत का सेहरा पार्टी की ओर से तो दावा किया जा रहा है कि एकदम लोगों ने मन बना लिया है कि परिवारवाद के जो दायरे से बाहर उठकर ऐसा जनप्रतिनिधि चुनना है जो क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय को सदन में उठाए और उसकी सुविधाएं यहाँ पर इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपलब्ध कराए। क्योंकि अब ये 1.5 साल महज का कार्यकाल होगा जो भी विधायक इस उपचुनाव में जीतेंगे, और उसमें उनके लिए कितना कुछ करना है ये लोग भी जानते हैं कि इतने कम समय में कौन क्या कर सकता है। बावजूद इसके देखिए, पार्टियों का अपना अपना ये आग्रह होता है, लोगों के बीच जाते हैं, संपर्क करते हैं कि हमें वोट करना चाहिए, तो लोग उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। यही बात आप बड़ी पार्टियों के लिए देखें कि जो अलायंस है, एनडीए है, यूपीए है, उनके नेता भी वहां पर है, चूंकि ये कांग्रेस की सीट रही है और ममता देवी की सदस्यता जाने के बाद उनके पति यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तो मैसेज स्पष्ट है कि परिवार से ही है, तो ये बहुत बड़ा आज की तारीख में विषय नहीं बनता है कि परिवार के लोग हैं। परिवार, देखिए, राजनीतिक परिवार के लोग तो राजनीति ही करेंगे, कोई दूसरा काम तो करेंगे नहीं। ये भी आप लोग समझ हैं, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसके जो प्रमुख नेता हैं, क्षेत्रीय दलों में चलिए ये कहीं भी जाता है, क्षेत्रीय दलों जो है दल जो है वो अपवाद स्वरूप उन्हें लिए जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात उनकी शुरुआत ही कुछ ऐसे की जाती है कि चलिए आजसू ने लिया, कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस के चूंकि उम्मीदवार है तो जाहिर सी बात फिर पूरे कांग्रेस पर ही जो है वो सवाल उठेगा। खैर, इन सब के बीच में अगर हम चुनावी सभाओं की, रैलियों की या फिर जनता के बीच जाने की बात करें तो कौन सा समूह ऐसा लगा जिसने ज्यादा सभाएं की, जिसने ज्यादा रैलियां की, जिसने ज्यादा भीड़ जुटाया? हालांकि हम ये बात फिर भी कर रहे हैं कि भीड़ जुटने का मतलब ये नहीं होता कि वोट में तब्दील होगा ही, लेकिन फिर भी अगर जमीनी स्तर पर देखें तो किस समूह ने ज्यादा लोगों को अपनी ओर कहीं ना कहीं आकर्षित करने की कोशिश की उन सभाओं में, रैलियों में?
ये तो एकदम स्पष्ट है कि जब कोई राज्य का मुखिया कहीं जाता है तो भीड़ तो होती ही है। आपने सही कहा कि भीड़ वोट नहीं होती। लोग मुख्यमंत्री को देखने भी जाते हैं, उनके हेलीकॉप्टर को भी देखने जाते हैं, उनके काफिले को भी देखने जाते हैं, करीब से करीब। तो मेरा सवाल इन टर्म्स ऑफ मतलब नंबर्स था कि मतलब किस समूह ने ज्यादा रैलियां, ज्यादा सभाएं की, मतलब ऐसे कुछ जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ज्यादा चुनावी सभाओं का मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं आप जनता को अपनी ओर मोड़ ही लेते हैं। नहीं, इसमें आप देखें कि दोनों पक्ष यानी एनडीए और यूपीए ने भी जोरदार तरीके से वहां पर चुनाव प्रचार किया है। मुख्यमंत्री की इतनी सभाएं हुई है कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी के जो नेता होंगे वो जनसंपर्क अभियान हो या फिर चाय पर चर्चा हो या फिर कहीं गांव गिराव में छोटी छोटी सभा करके लोगों के संपर्क में आकर वोट मांगे हों। तो इस मामले में आप देखें कि एक तरफ दो पार्टियों का अलायंस है यानी बीजेपी और आजसू का है, तो सभी लोगों ने पूरी मेहनत की है, जमीन को अपने पक्ष में उर्वर बनाने का प्रयास किया है। और जहां तक संख्या की है बात की किसने अधिक सभा की है इतना तो मुझे आंकड़ा नहीं पता है, लेकिन दोनों का दावा यह है कि हर पंचायत तक पहुंचकर लोगों से संपर्क करके उनसे आग्रह किया गया है कि वो बदलाव करें। यहाँ पर जो विकास के काम हो रहे थे ये एनडीए के लोग वहां पर जाकर बीजेपी और आजसू के लोग कह रहे हैं कि यहाँ रामगढ़ एक विकास के रूप पैमाने पर आगे बढ़ता हुआ विधानसभा क्षेत्र था। 2019 के चुनाव के बाद से यहाँ पर विकास का काम ठप हो गया। ये तर्क है एनडीए के लोगों का। और यूपीए के लोगों का अपना तर्क है कि यहाँ पर अभी तक जो ममता देवी का कार्यकाल रहा उसमें तो 2 साल कोरोना में चले गए, बाकी तो वो जेल चली गई। तो कहीं इमोशनल कार्ड है, कहीं परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर लोग वोट मांग रहे हैं कि हमें ये वोट दिया जाना चाहिए, हमने ये काम किया है, हमें आगे हमारी पत्नी ही सही यानी चंद्रप्रकाश चौधरी लंबे समय तक रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से रिप्रेजेंट करते रहे विधानसभा में, तो उनकी पत्नी भी वैसा ही काम करेगी, यही कन्विंस एनडीए की तरफ से कराया जा रहा है। तो उधर ये तर्क दिया जा रहा है कि एक मासूम बच्चा जो है वो अपनी माँ की ममता से बाहर हो गया है। और इन लोगों का एक तरह से यह भी आरोप है कि कथित रूप से इसके लिए वे लोग जिम्मेवार है जो आज विपक्ष में है, यानी बीजेपी पर निशाना साधते हैं कि आज उन्हीं के कारण यह चुनाव हो रहा है, क्योंकि ममता देवी ने जन आंदोलन के विषय पर वहां पर आंदोलन किया था और उसी की सजा उन्हें मिली है। तो एक इमोशनल कार्ड भी है, एक परफॉर्मेंस कार्ड भी है। दोनों निशाना साधते नजर आए देखा, क्योंकि बहुत ही सामान्य ऐसा होता है, मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। और जो तीसरा धड़ा है वो भी जाहिर सी बात वो दोनों को फिर कोसता ही है। लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे वाकई में मतलब रहे कुछ यहाँ पर, मतलब जनता के बीच में जाने को लेकर राजनीतिक दलों के पास, या फिर वही आरोप प्रत्यारोप लगातार हर जगह नजर आ रहा था? मतलब कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसमें वाकई में मतलब वो जनता को अपने वोट पाएंगे? देखिए, अपने अपने हिसाब से सभी के मुद्दे थे, ज्यादा लोकलाइज्ड मुद्दे थे। एक तो यहाँ पर एनडीए के लोगों का ये आरोप रहा सत्ता पक्ष पर कि रामगढ़ में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। राज्य स्तरीय जो मुद्दे थे कि इन लोगों ने नियोजन नीति ऐसी बनाई कि जो कोर्ट में ठहर नहीं सकी, और आज भी बेरोजगार जो है इस आशंका में जी रहे हैं कि कब नियोजन नीति बनेगी कि और कब वो परीक्षा देंगे नौकरी पाने के लिए और कब उनकी नौकरी होगी। तो सत्ता पक्ष पर यह सीधा सीधी आरोप लगाया जा रहा है कि झारखंड के युवाओं को इन लोगों ने ठगा है। और वहीं सत्ता पक्ष के लोग ने कहा है कि किस प्रकार की स्थिति है देश में, क्या कुछ विषय है। देखिए, जो महंगाई है किस स्थिति में है, लोग तानाशाह है, केंद्र सरकार पर कथित रूप से तानाशाह रवैया अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है। कई उदाहरण भी पेश किए जा रहे हैं, बैंकों के बंद होने या का भी उदाहरण दिया जा रहा है। महंगाई अलग विषय है। इसके अलावे आप देखें कि जो अन्य राज्यों में जिस प्रकार से सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है, ये सब तमाम मुद्दे जो है राष्ट्रीय स्तर के शनिवार की बात करें जो चुनाव प्रचार का राजेश पिलाई जा रही है, कौन कौन से बड़े चेहरे नजर आ सकते हैं चुनावी सभाएं या रैलियां या रोड शो या किसी भी तरह के जनसंपर्क करते हुए? कुछ जानकारी है क्या आखिरी दिन?
देखिए, जब चुनाव प्रचार संपन्न हो जाएगा तब डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकता है, बिना शोर शराबे के लोग मतदाताओं के घर पर संपर्क कर सकते हैं। सभा नहीं होगी, रैलियां नहीं होगी, रोड शो नहीं होंगे, लेकिन वो जनसंपर्क अभियान किया जा सकता है। और आप देखिए कि जब चुनाव मतदान का जब अंतिम आप समझे कि 48 घंटा होता है, वो बड़ा क्रूशियल होता है किसी भी जगह के लिए, तो इसी में खेला बेला होता है। आप देखें कि लोग अंतिम समय में मोटिवेट करने के लिए कई उपक्रम करते हैं, और वैसा माहौल तो यहाँ भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि अभी तक तो चुनाव प्रचार लोगों को बातों से, संदेश से रिझाने का प्रयास किया गया, कन्विंस करने का प्रयास किया गया। लेकिन जब कल के बाद से ये लोग फील्डिंग करेंगे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए, कौन से बॉल किस पर फेंके जाए कि वो आउट हो जाए, सही कहा कैसे चुनाव प्रचार से कम रन बने किसी का, तो ये जो जनसंपर्क होता है वो बहुत कुछ आगे की चीजों की स्थिति को क्लियर करता है। इमोशनल से लेकर इकोनॉमिकल तक बहुत सारी चीजें ऐसी की जाती हैं कि भीड़ और वोटर्स मोबिलाइज हो सके। आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप, और जानकारी आपने दी, इससे जुड़ी हुई बहुत कुछ बताया आपने कि रामगढ़ में फिलहाल क्या चीजें चल रही। शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।